हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुशवाहा लिबरल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहले की तरह से आज भी हम आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं और चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। और आज का जो सेशन है ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सीटेट पे आधारित, तो डिस्कस करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सवाल पे ही आते हैं, सवाल को डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट सारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है वह क्रिया कहलाती है। वह क्रिया क्या है? बहुत आसान सा सवाल है कि केवल कमियों का पता लगाना। देखिए, कमियों का पता लगाना और कमियों को ठीक करना ये उपचारात्मक निदानात्मक। निदान मतलब क्या होता है? कमियों का पता, उपचार मतलब होता है ठीक करना। केवल ये कह रहा है कि जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यानी कि कमियों का पता लगाना, तो सिंपल है। इसका आंसर क्या होगा? निदानात्मक कार्य। ठीक है, उसका केवल निदानात्मक कार्य आंसर होगा। अगर कहता है कि ठीक किया जाता है या कुछ और बोलता है इस तरह से, तो ये हो जाता उपचारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आया है तो अगला सवाल है, इतने को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल बिल्कुल इजी सा सवाल है, आपको केवल भाग देना है। सिंपली 1 2 1 0 1 2 इसमें डिवाइड करना है 4 से। इसके छोटा छोटा सवाल आता रहता है कि इससे भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल क्या होगा। इस समय तो स्थानीय मान पे भी आधारित सवाल पूछा हुआ है, बहुत छोटा छोटा सवाल शेषफल पे भी 2-3 सेट में देखने को मिला है। ऐसे नंबर दे करके और उस पे पूछा हुआ है, ज्यादातर प्राइम नंबर से भाग देने के लिए करता है, तो ऐसे सवालों के लिए भी एकदम तैयार रहिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है कि 4 इसे भाग दे देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अब देखिए कट गया। क्या होता है ना, भाग देने के बाद हासिल वासिल या बच जाता है या अलग से संख्या उतारने में, दशमलव लगाने में लोगों को तकलीफ होती है, वहीं गड़बड़ी होती है और इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। अब देखिए एक अपने मर्जी से आ गया, अब हमें एक भाग तो दोबारा जाएगा नहीं, तो फिर ये डिजिट हमें लाना पड़ेगा। इसके लिए 0 जाएगा तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। अभी भी भाग नहीं जा रही तो फिर इस डिजिट को भी लाना है तो हमें फिर 0 भेजना पड़ेगा। अब 1 आएगा। अब फिर 4 से अगर भाग देंगे, सॉरी 4 से ही भाग देना था ना, 12 से भाग 12 से देना था 1 2 1 0 1 2 12 से डिवाइड करना था। ठीक है, 12 से 12 कब हो गया आपका? 12। अब 1 आ गया। अब देखिए 12 से दोबारा भाग जाएगा नहीं, तो यह एक तो अपने आप आ गया। अब फिर 0 भेजेंगे तो ये 0 उतरेगा। अब फिर 12 से भाग नहीं जाएगा, फिर यह 1 उतारने के लिए फिर 0 भेजना पड़ेगा। अब आ गया 1। अब 12 8 कर देंगे कितना? 96। अब 96 करेंगे तो बच जाएगा 5 और ये 2 अपने आप आ जाएगा। अब 12 चौके 48 हो जाएगा आपका 4, यानी कि ये 4 शेष होगा। तो ये सिंपल सा सवाल है। कई बार क्या करता है कि यहाँ पे शेषफल और भागफल का योगफल पूछ देता है, फिर से भागफल पूछ देता है, अंतर पूछ देता है। दोस्तों यहाँ दिक्कत क्या होती है, अगर ये भागफल सही से नहीं निकाले जाएंगे तो योगफल गलत है। इस तरह का सवाल कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, किसी को तकलीफ नहीं होगी। बेहद इजी सा सवाल है ये। इसी के क्रम में हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो कह रहा है ऊपर वाले भाग को पुनः 3 भाग में बांटा जाता है, तो निचले भाग को 4 बराबर भाग में। मूल आयत का कितना भाग छायांकित? यानी कि यह एक आयत है, इसको 4 भाग में बांट दिया, बस छायांकित भाग पूछ रहा है। तो देखिए टोटल को ये 4 भाग क्या है? छायांकित है। और टोटल कितना है? तो 3 भाग ऊपर 4 भाग नीचे, यानी कि 7 में से 4 भाग, तो 4/7 इसका भिन्नात्मक मान होगा। बेहद इजी सा सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना के बारे में पूछा है? गणित के प्रश्न को हल कराने के लिए क्या सही है? तो यह अध्यापिका को शुरू में ही समस्या को हल प्राप्त करने की चरणों में व्याख्या कर देनी चाहिए। यानी कि सवाल का समाधान कैसे होगा, सवाल को हल कैसे करेंगे, मौखिक रूप से बता देंगे, है ना। दिया हुआ साथ-साथ समस्या चरणों में व्याख्या कर देंगे। तो देखिए व्याख्या करने से सवाल सॉल्व नहीं होता है। पहला विकल्प तो ऐसे ही हो गया खत्म, क्योंकि करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, उसको तार्किक तरीके से बताना पड़ता है, एग्जांपल के मदद से सिखाना पड़ता है। यह है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से
परिप्रेक्ष्य से अवलोकन करें, यानी कि तरह तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन का अवलोकन करें, उसका एनालिसिस करें, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो ठीक है, ये विकल्प थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब यह है अनुमान और सत्यापन। देखिए अनुमान तो लगाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अनुमान नहीं लगाना है। अब यह कि प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देना। सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देने से देखिए बच्चों के अंदर समझ डेवलप नहीं होती है, और जब हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे सूत्र नहीं देना होता है, हमें सबसे पहले उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास कराना है। तो एक ही तरह के कई सारे उदाहरण देके समझाना पड़ता है कि बच्चा उसका सूत्रीकरण स्वयं करे। तो ये पहले सूत्र नहीं देना, ये बहुत अच्छी विधि नहीं है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो सीधे सीधे आपका बी विकल्प जो होगा सही होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इसी के क्रम में अगले सवाल पे अगर आते हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, ठीक है। आज जितने भी सवाल है बेहद खूबसूरत सवाल है और ध्यान से समझिएगा इसको। यह है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 8, 17 तथा 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का प्रकार बताइए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज सबको पता होगा, ये तो छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा भी बता देगा, है कि नहीं? इतना आसान सा सवाल है, कोई भी बता देगा। समबाहु त्रिभुज भाई इसकी सभी भुजा बराबर है, वहां तीनों भुजा अलग है तो समबाहु बनना नहीं है। अब यह है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है, इसमें कहीं दो भुजा बराबर दिखा क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यह है अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज का कंडीशन होता है कि इसके दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है? छोटा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम आपको बताए थे क्लास में, अगर यह ए है, बी है, सी है तो ये वाला कोण बड़ा होगा ना, तो ये भुजा की सबसे बड़ी होगी, यानी कि जो इसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है यह क्या होता है? अन्य दो भुजा के, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग से बड़ा होता है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है बेस है, तो इसके सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? 17 है, तो हम 17 अगर यहाँ सबसे बड़ी भुजा ले लेते हैं तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या रहना चाहिए? 8 रहना चाहिए। तो h का स्क्वायर 289, ये बच्चा जानता है ना, 289 हो गया। और यहाँ पे p स्क्वायर, p यानी कि 15 225 लेंगे, आप प्लस ले लेंगे आप b की जगह पे 8 यानी कि 64, तो इसको जोड़ेंगे तो 289 इधर भी आएगा और 289 इधर भी आएगा। तो सिंपल है कि यह त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा। और यहाँ पे देखिए फॉलो नहीं करेगा, अगर हम सबसे बड़ी वाली भुजा इसमें से दोस्तों 17 ले लें तो एक भुजा यहाँ पे 15 और एक भुजा क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ वर्ग करेंगे तो 289 होगा, और ये क्या इन दोनों के वर्ग के योग से बड़ा हो पाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है? 289 ही आ रहा है, तो अधिक कोण बनेगा, ठीक है। तो ये भी विकल्प नहीं होगा। इस तरह से अभी तो खैर ये बहुत इजी सा था, 15, 8, 17 ऐसे डिजिट हैं जिसको कोई भी आसानी से पहचान सकता है क्योंकि बहुत छोटा टेम्पलेट है ना, इसको पाइथागोरियन ट्रिक से याद करके रखे रहना चाहिए माइंड में, कहीं भी आता है यूज कर देना चाहिए। तो बहुत छोटा सा, कभी पॉइंट में या बड़ा सवाल अलग डिजिट आ जाता है जो ट्रिक पे सेट ना हो तो हम निम्न कोण और अधिक कोण के अंतर पूछ लेता है, तो ये सब हम कॉन्सेप्ट जो याद रखेंगे कि अधिक कोण की भुजाओं में क्या संबंध है निम्न कोण में, तो क्लियर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या में ढाई जोड़ा जाए और योगफल को इतना से गुणा किया जाए। तो बहुत आसान सवाल ये भी है, बेहद इजी सा सवाल है, बस ध्यान से इसको देखिएगा। अगर किसी संख्या में मान लीजिए वो संख्या x कह रहा है उसमें 2 इंटीजर 1/2 जोड़ा जाता है, यानी कि 2 इंटीजर 1/2 का सिंपल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/2, तो 5/2 ऐड किया जाए, ठीक है। अब जो एडिशन आ रहा है उसको कह रहा है इतना से गुणा करो, 4 4.5 का मतलब क्या होता है? तो 9/2। अब इससे गुणा करके 9/2 से गुणा करो। अब क्या गुणा करके 3 जोड़ दो, इसी में 3 जोड़ दिया। जैसे जैसे ऑपरेशन करता जा रहा है वैसे आप ऑपरेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी चीज यहाँ पे ले रहा है उसको रखते जाएंगे, ठीक है। परिणाम को इतना से भाग दिया जाए। अब एक सही 1/5 का मतलब हो गया 6/5, तब इसी से भाग देना है। अब देखिए इसमें आप भाग दे दीजिए 6/5 से। ऐसा करने पे कहता है कि जो रिजल्ट है वो 25 आता है। बस इतना इजी सा सवाल है, कुछ है नहीं। अब इसको सिंपलीफाई करना है। तो दोस्तों बराबर के इधर देखिए 1 रहता है तो हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, इसका उधर गुणा होगा, इसका उस पे गुणा होगा।
जब 25 का 6/5 से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 6/5, यानी कि 5 बचे 25, 5 के इधर बन जाएगा आपका 30, और यहाँ पे रहेगा दोस्तों ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अभी हम उधर वाले पक्ष को सॉल्व कर दिए हैं, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए x प्लस 5/2 और इधर हो जाएगा आपका 9/2 और प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब 30 में से 3 घटेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 5/2, और ये जो 5/2 और ये जो 9/2 मल्टीप्लाई है ना, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/9 हो जाएगा। अब 9 तिया 27 और 3 दूना 6। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको भी हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस 5/2 और बराबर 6। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो इतना बराबर 6 आ गया। अब इसको भी हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 5/2, तो 6 गुना 12 में से 5 जाएगा 7/2, यानी कि 3 सही 1/2, सारे 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो इसको देखिए एक एक स्टेप लिख के जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही बड़ा बनेगा, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन मन में करेंगे तो जल्दी होगा। एग्जाम में जो भी देखिए सवाल आता है, सवाल बहुत जटिल बहुत टफ नहीं होते हैं, आप कितना स्मार्ट तरीके से कितना कम से कम कैलकुलेशन करके जल्दी बनाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है और वही पूछा जाता है आपसे। तो इस समय जो भी एग्जाम में सवाल आ रहा है, सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, सवाल इजी ही ऐसे छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चला जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और जो कुछ भी तकलीफ आती है आप लोग बताते रहिए और कमेंट जरूर कर दिया करिए, वीडियो पे बता दिया करिए, जो भी कठिनाइयां है उसके अनुसार हम लोग फिर आगे वीडियो को सेट करेंगे। ठीक है? तो अब इसके बाद से बचा है, इसके बाद से ज्ञानिकी समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अगर ये कौन सा सत्य नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं, विविध बाधित क्षमता के छात्रों को, ठीक है, अलग अलग क्षमता वाले छात्रों को, ठीक है, उनको गणित के विषय में सिखाना है, कैसे सिखाया जाएगा, मतलब ऐसी कक्षा है जिसमें हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी कक्षा की बात कह रहा है कि उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पठन और क्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। अब देखिए, जो बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है पठन और क्षमता वाले विविध बाधित क्षमता वाले बच्चों, मतलब पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ऐसे बच्चे हैं उसमें अलग तरह के, कोई पढ़ पाता है, कोई लिख पाता है, कोई नहीं लिख पाता है, हर तरह के बच्चे बैठे हैं क्लास में। तो कहा कि पठन और क्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जब वो पढ़ने की क्षमता उसके अंदर है, चीजों को पढ़ ही नहीं सकता है, तो अपने विचारों को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता है ना। तो सिंपल, तो ये पहला विकल्प तो ठीक है। कहा कि कौन सा नहीं होगा, भाई ये हो सकता है सही। पठन और क्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम। अब पठन और क्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम। तो ये भी ठीक है, ये दो विकल्प तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है। कह रहे कि पठन और क्षमता गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं। पठन और क्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ठीक है, न कि गणितीय अधिगम। नहीं, ये भी बहुत ज्यादा सही नहीं है, ये तो गलत है, सरेआम गलत है, क्योंकि कह रहा है कि भाषा सीखने को प्रभावित करती है। भाई जब बच्चा पढ़ना नहीं जानेगा तो भाषा सीखना भाई उसको तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है न कि गणितीय अधिगम को। भाई गणितीय अधिगम को भी जानने के लिए उसे समस्या होगी, उसे जानने में तकलीफ होगी, यानी कि यही वाला विकल्प है, ये कथन सत्य नहीं लग रहा है। अब कह रहा है कि पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं, शाब्दिक और स्थानीय दृष्टिकोण समन्वय करने पर होता है। बिल्कुल ये भी ठीक है। गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये भी है आपका सही है। ठीक है, यानी कि आपका जो विकल्प है, ठीक है, ये
बी वाला जो है सही होगा, क्योंकि बी वाला विकल्प आपका कह रहा है कि उन्नति गणितीय अध्ययन को भाई सबको प्रभावित करेगा, ठीक है, बी विकल्प ज्यादा सही है। अब इसके बाद से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं सब लोग समझ रहे होंगे, किसी को तकलीफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो कि एक ही प्रकार के एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है, तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको हम कई बार बताया यूनिट कन्वर्जन सीख लीजिए, मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में जितना भी आता है, मिलीमीटर चाहे द्रव्यमान का मात्रक हो, चाहे लंबाई का मात्रक हो, समय का मात्रक हो, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए ताकि यूनिट कन्वर्जन आ जाए आपको। इसमें आपको क्या कह रहा है कि 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जार में भरा जाता है। वो 16 एक ही साइज के हैं, सारे जार जितने सब बराबर साइज के हैं। तो एक काम करिए, 240 लीटर को मिलीलीटर में बदल लीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए। अब उसमें 240 लीटर हो गया, यानी कि 2,40,000 कर सकते हैं मिलीलीटर में। 128 और जोड़ लीजिए इसमें। अगर हम 128 जोड़ है, क्योंकि अगर हम इसको 0 से गुणा कर देंगे ना तो लीटर को, तो ये भी आपका ml में हो जाएगा और ये भी ml में हो जाएगा। हम ml जोड़ सकते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 240,128, ठीक है। 2,40,128 मिलीलीटर। अब इतना हो गया आपका क्या, दूध। अब ये बताइए 240,128, ठीक है, इतना दूध है, इसको 16,000 में भरा है। अब टोटल दूध को, इतना ml दूध को 16,000 में बराबर क्षमता वाले जार में भरा है, तो 16 से भाग करेंगे तो एक जार में कितना दूध आएगा वो निकल जाएगा ना भाई। टोटल दूध को 16 से भाग दे दिया तो एक जार में कितना आएगा वो निकल गया। अब एक जार में जितना आएगा उतने का गुणा हम कर देते हैं 22, ठीक है, 22 में गुणा कर देते हैं तो 22 जार में कितना चाहिए वो निकल जाएगा। 1,000 में इतना तो 22 में कितना, अब भाग दीजिए तो 2 से ये हो जाएगा 11 और 2 8 16, 8 या 24, 0 हो जाएगा, और फिर 8 एकम 8 तो 0 1 हो जाएगा, 4 8 8 सके 48। अब इधर गुणा कर दीजिए 11 का, फिर 11 सके 66, 11 एकम 11 और 6 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा। 11 में 0 का गुणा करेंगे यह 1 हो जाएगा, 11 0 का गुणा करेंगे 0, 11 या। अब देखिए इतना ml चाहिए, 22 जार में 3,30,176 ml दूध चाहिए। अब विकल्प में देखिए कहां दिया है 3,30,176, देखिए यहाँ पे 3,30,000 लीटर को जब इसको मिली बदलेंगे तो 3,30,176 मिली, तो ये डी विकल्प आपका सही है। समझ गए, इसको भी बदल दिया है। अब 1,000 से आप भी भाग करेंगे, अगर 1,000 से इसमें भाग कर देंगे तो ये भी बदल जाएगा लीटर में, तो आ जाएगा 330 लीटर, 330 लीटर प्लस 176 मिलीलीटर। तो बात है ठीक है। तो मुझे विश्वास है सब लोग समझ गए होंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगा इसमें। और इसी के क्रम में हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में किससे संरेख है। संरेख मतलब उससे मिलता जुलता है, ठीक है। संरेख का हम बताए थे आपको लाइन एंड एंगल में कि एक ही रेखा पे कई सारी बिंदु हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा पर कई सारे बिंदु से संरेख करते हैं, तो वहां से शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करिए कि उसी से सिमिलर मिलता जुलता हो या उसी जैसा हो। तो कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार करना है। सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य क्या हो सकता है। तो भाई पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए, इससे सभी को गणित का उद्देश्य स्पष्ट कराया जा सकता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित केवल सामान्य कठिनाई वाले प्रश्न होने, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। इससे होगा, देखिए विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञ, यानी कि जितने भी गणितज्ञ हैं जो विभिन्न क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं, गणित की शिक्षा देने वाले जितने भी शिक्षक हैं, उनको तरह तरह से, ठीक है, अलग अलग तरीके से बच्चों के अंदर गणित को रिलेट करना चाहिए, गणित को समझाना चाहिए, सामाजिक चीजों से या अन्य किसी भी विषय वस्तु से रिलेट करके समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और उनको जो है कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक समूहों और गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए।
तो ये विकल्प ज्यादा अच्छा है, यानी कि जो भी गणितज्ञ है या जो भी राइटर है, जो लिखते हैं पढ़ते हैं गणित के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में बल देना चाहिए कि वो गणित को क्या करें, बच्चों से रिलेट करके बताएं, रिलेट करके समझाएं। तो ये ज्यादा अच्छा है और उन्हीं के माध्यम से हम प्रश्नों को कैसा सेट करना है, कैसे नहीं सेट करना है, किस लेवल के बच्चे को किस तरह के सवाल देने हैं, किस तरह स्तर के प्रश्न देने हैं, तो ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो मुझे लगता है कि ये वाला विकल्प जो है सही लग रहा है ना। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एनसीईआरटी यही करता है कि बच्चों के मस्तिष्क का गणितीकरण करो, यानी कि उनको किसी भी विषय वस्तु के सामाजिक क्षेत्र में हर जगह, चाहे वाणिज्य में, व्यापार में, बैंक में, हर जगह जहाँ जहाँ गणित की आवश्यकता पड़े हर जगह रिलेट करके समझाओ, सिखाओ, है ना। ये बहुत ज्यादा ठीक है। अब कहा कि गणित में निपुण विद्यार्थियों के लिए एकाकी कंपोज में शिक्षण देना, एकाकी को अकेले बैठा पढ़ाना, अकेले बैठा पढ़ाने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा है, बिल्कुल नहीं है। अब कहा कि यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए, मतलब जो विद्यार्थी पढ़ने बड़ा ठीक है, जिसको गणित आता है, खाली गणित उसी के लिए का नहीं, गणित सबके लिए, ठीक है। ये विकल्प भी बहुत ज्यादा सही नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये भी विकल्प दोस्तों ज्यादा सही है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों कि गणित कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, क्या प्रभावी है गणित कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक, पहला महत्व तो दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, तो ये ठीक है, ये महत्व तो दिया जाना चाहिए कक्षा में कि गणित जो है मूर्त रूप से, अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। ठीक है, नोन से अननोन की ओर, अननोन से नोन की ओर, अमूर्त अमूर्त सब कुछ इसे सीख सकते हैं। सही है, ये विकल्प ठीक है। अगला दिया हुआ एक प्रश्न का हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के लिए प्रोत्साहित करना, कि इससे बच्चा क्या होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है। ये हर स्तर के बच्चों के लिए नहीं हो सकता है, भी विकल्प ठीक है। अब जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत सारी विधि बताना जरूरी है, जितना शॉर्टकट हो सके, जितना जल्दी हो सके आंसर आ जाए, आप जल्दी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक बच्चे को आप सिखा रहे होते हैं, स्टार्टिंग करा रहे होते हैं, तो उस समय हम संक्षिप्त विधि बता देंगे तो बच्चों को उसके सवाल की अवधारणा बहुत स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसी समस्या की स्थिति बनी रहेगी उसके अंदर। समझ गए। तो ये विभिन्न तरीकों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बहुत सारे तरीके सीख लें। जब बच्चा पढ़ लिख के समझदार हो जाएगा, जब वो भी कंपटीशन की तैयारी में आ जाएगा, तब वैसा पहले बेस समझेगा उसके बाद, है ना। तो विकल्प ठीक नहीं। अब यह अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों में कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। नहीं, ऐसे भी नहीं, ये भी बहुत सही नहीं है। कह रहा है कि समूह में कार्य और समूह की समस्या सुलझाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, पहला विकल्प इसका ज्यादा ठीक लग रहा है, यही दिया जाना चाहिए कि गणित एक मूर्त विषय है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं अगले विकल्प पर। इसी के क्रम में हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे और मेहनत भी साथ ही साथ आप लोग करते रहिए। अब बाकी अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए एकदम पूरा तन्मयता से जुड़ जाइए और पूरा अच्छे से एकदम पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि भर्ती आएगी, वो भर्ती आएगी, ये सब बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपना काम करना है, 100% देना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए। 101 नंबर है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी गई है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों ये भी आसान सा ही सवाल है। अब इसको अलग अलग तरीके से जैसे चाहे हम बना सकते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ गई। भाई वृत्त की परिधि अगर बढ़ेगी ना तो वृत्त का रेडियस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस अगर r1 है, अब परिधि बढ़ जाएगी तो उसका रेडियस भी बढ़ के हो जाएगा r2, ऐसा मान लो है। तो अब देखिए वृत्त की परिधि पहले 4 पाई है, अब वृत्त की परिधि अगर रेडियस r1 है तो परिधि क्या होगी बताइए, तो 2 पाई r1 वृत्त की परिधि होती है और ये दे रखा है 4 पाई दे रखा है। अच्छा, इस वाले वृत्त का परिधि तो 2 पाई r2 2 पाई r2। ठीक है, वृत्त की परिधि जब बढ़ गया तो रेडियस भी चेंज 2 पाई r होता है ना। और ये दे रखा है आपका 8 पाई। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 थी तो वृत्त की परिधि 4 पाई था, जो कि 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 4 पाई। अब क्या है कि परिधि बढ़ गया, भाई परिधि बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, तो अब रेडियस हो गया r2। तो 2 पाई r2 वृत्त का परिधि हो गया, जो 4 पाई से अब 8 पाई हो गया। इतना बराबर 8 पाई कर दिया। अब यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 चौक के कितना हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि यहाँ पे r1 कितना हुआ 2 और यहाँ पे r2 कितना हुआ दोस्तों
4। अब पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल होगा कितना गुना, आधा, डबल, समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इस वृत्त का रेडियस दे रखा है ना, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई पाई को दोनों में खैर कॉमन ही रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई। क्षेत्रफल यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाई r2 स्क्वायर, तो r की जगह पे 4 रखेंगे तो पाई 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो क्षेत्रफल देखिए 4 पाई से कितना हो जाएगा 16 पाई। अब 4 पाई से 16 पाई होना मतलब कितना गुना बढ़ जाना, तो 4 गुना बढ़ 4 गुना। और इस सवाल का सही विकल्प होगा सी, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी सा सवाल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग समझ चुके होंगे, किसी को तकलीफ नहीं है, और फटाफट कुछ लोग तो आंसर भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले वृत्त का परिधि की लंबाई, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि क्या होती है अभी बताया है 2 पाई r, और इसकी लंबाई दे रखा है मित्रों 44 सेंटीमीटर। तो क्या है उसका क्षेत्रफल बताओ, तो यहाँ से 2 × 22/7, ठीक है, रेडियस r पाई की जगह रख दिया, इनटू r बराबर 44। अब देखिए 22 गुना 44, तो रेडियस यहाँ पे गुणा होगा तो 7 आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7 कर दो, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 कर देंगे, ये कट गया 22 × 154 और स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसी के क्रम में अगले सवाल पे। 500 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ भी यूनिट का कन्वर्जन है। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 500 सेंटीमीटर को हमें देखिए विकल्प भी ध्यान देना है, विकल्प सारे के सारे मीटर में है, सारे विकल्प मीटर में है, तो हमें सबको मीटर में लाना पड़ेगा। तो सबको मीटर में लाने के लिए देखिए 5 किलोमीटर है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है बच्चा जानता है 1000। तो 1000 से हम इसमें गुणा करेंगे मित्रों, तो ये हो जाएगा आपका 5000 मीटर, है ना, 5000 मीटर। और देखिए ये 50 मीटर ऑलरेडी दे रखा है ना, ये 50 मीटर दिया, इसको चेंज नहीं करना है। ये है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा 5 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, यह 100 सेंटीमीटर बराबर है, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर, 50 मीटर और 5000 मीटर सबको जोड़िए, तो 5000 50 5 55, 5055 क्या है, विकल्प नंबर सी में है। तो ये बेहद इजी सा सवाल है, इसमें तो कुछ कमी नहीं। तो इस यहाँ तक किसी को तकलीफ तो नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आपका, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए और एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर है। 2 सेंटीमीटर जो है 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए 2 स्थान दिया हुआ है जिनके बीच की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। अब इस पे कुछ कंडीशन बनाया हुआ है, ठीक है। कक्षा 7 में, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में, यानी कि कुछ प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उच्च स्तर पे है, तो अनुसंधानात्मक प्रकृति, देखिए वो खोज भी थोड़े करेगा, उसको तो समस्या का समाधान ये करना है कि भाई 2 सेंटीमीटर जो है 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2.5 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चे के सामने ऐसा सवाल दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर को बताता है, तो 2.5 सेंटीमीटर कितने को बताएगा, ऐसा सवाल दिया गया है।
तो देखिए अनुसंधान को खोजबीन थोड़ी करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। अब यह है कि उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पे आधारित, हाँ उच्च स्तरीय है क्योंकि बच्चा देखिए साथ में पढ़ रहा है, तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, उसको चिंतन करेगा, उस पे विचार विमर्श करेगा, उस पे अपना तर्क लगाएगा कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर का मान निकाल के 2.5 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चिंतन कौशल पे आधारित होगा उच्च स्तरीय। और यह समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा है, इससे समस्या समाधान क्रिएट नहीं होगा। ये भी विकल्प लगभग ठीक है लेकिन उससे ज्यादा भी ठीक है। अंतर विषय प्रकृति की नहीं, ये भी इंटरनली भी नहीं है कि आदमी बैठ के सोचता है, ऐसा कुछ विषय नहीं है ना, ऐसा नेचर नहीं है। तो बी विकल्प ज्यादा ठीक है। ठीक है दोस्तों, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित सवाल है। बच्चे को ऐसे कंडीशन में हम सवाल दे करके उसको मूर्ख से अमूर्त की ओर सीखना, अमूर्त से मूर्ख की ओर ले जाते हैं, सिखाते हैं। तो ये ज्यादा सही होगा बी विकल्प। क्लियर है? अब इसी के विकल्प में हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाना चाहिए। दोस्तों गणित के कक्षा कक्ष में क्या महत्व दिया जाना चाहिए? तो गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। ठीक है, ये तो होना चाहिए भाई। लेकिन तर्क तो एकदम सबसे जरूरी है। गणित विषय, प्रक्रिया और तर्क पर आधारित है, एकदम है। आपको समस्या समाधान की युक्तियों पर, और समस्या समाधान की खाली युक्ति पर नहीं है कि किसी पहेली के माध्यम से कोई समस्या क्रिएट कर दो या किसी समस्या का समाधान ढूंढने लगा दो, ऐसा भी नहीं है। गणितीय एल्गोरिथम परिकलन प्रक्रिया में नहीं, एल्गोरिथम प्रणाली पे भी नहीं है, गणितीय विषय पर ये कोई विषय नहीं है। तो सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि गणित विषय यह एक प्रक्रिया पे है और एक तर्क पे है, जिसके निश्चित परिणाम होते हैं, निश्चित रिजल्ट होते हैं। कोई भी समस्या आप सॉल्व करते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा निश्चित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सब लोग समझ रहे हैं। अब 105 नंबर पे आते हैं, 106 नंबर पे। 106 है दोस्तों कि गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? गणित में नैदानिक, अभी आपको बताया है, उपचारात्मक और निदानात्मक। उपचारात्मक मतलब ठीक करना, निदानात्मक मतलब पता लगाना। तो नैदानिक परीक्षण कराना मतलब कमियों का पता लगाना। तो देखिए प्रगति रिपोर्ट बनना, ये प्रगति रिपोर्ट बनना केवल नहीं होगा। प्रगति रिपोर्ट तो हम लास्ट में देखेंगे ना कि बच्चा पढ़ लिख रहा है कि नहीं रहा है, तो ये पढ़ लिख करके क्या लाया, क्या उसकी प्रगति जानने के बाद हम उसका रिपोर्ट बना पाएंगे। अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, नहीं अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना, उसमें योजना बनाना, ये बहुत सही विकल्प नहीं है। सी विकल्प उधर आ गया। देखिए सी विकल्प है बच्चों की समझ में अंतर जानना कि बच्चा क्या पढ़ पाया, क्या नहीं पढ़ पाया, पहले से कुछ ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब विकल्प ज्यादा सही है। उसके कमियों का पता तभी तो लगेगा जब हम उसके समझ में अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। डी विकल्प दिया माता पिता को प्रतिक्रिया देना, बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है नहीं कर रहा है, अरे भाई पहले जानेंगे तब माता पिता को बताएंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो सी विकल्प है ज्यादा सही होगा कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, बच्चा पढ़ लिख रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब जानेंगे, एग्जाम वगैरह देगा तो लास्ट में पता चलेगा क्या कर रहा है क्या नहीं। तो नैदानिक परीक्षण है तो सीधे सीधे नहीं, उसके कमियों का पता लगाना, जानना, समझना। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस ऐसे जुड़े रहिए, बने रहिए सब लोग, और इसे ही बेहतरीन सवालों के साथ आपके बीच फिर से हम उपस्थित जल्दी ही होंगे। और हम पूरे प्रयास में हैं कि एक बार जो हम लोग पढ़े थे उन सबका रिवीजन भी होता चले। तो फिर से हम आपको अगले लेक्चर में देखते हैं। अगले क्लास में हम आपके लिए पूरा रिवीजन क्लास लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थोड़ा सा यूपी टेट का भी उसमें रिवीजन हो जाएगा। सीटेट का तो रिवीजन है हो ही रहा है, इसके साथ साथ यूपी टेट में भी हम लोग जो भी पढ़े थे सब रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा समय है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर के हो सकता है अगली वीडियो में आपके बीच आए। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, और जैसा भी हो, जो भी समस्या हो, जिस टॉपिक में हो रही हो, जिस प्रकार की हो रही है, आप लोग बताते रहेंगे तो हम लोग उसी के अनुसार उस पे हम लोग वर्क करेंगे, उस पे और अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे जिससे आपका लेवल ठीक हो सके, आप समस्याओं को आप समझ पाएं और उसका निराकरण कर सकें, है ना, उसका निवारण कर सकें। तो इस प्रकार से आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए, और बाकी दोस्तों को बताते रहिए कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चल रही हैं, हम लोगों का जो मेहनत है कि वो उसका भरपूर फायदा उठा सके। तो ये सब भी आप लोग साथ ही साथ करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग इसी के क्रम में अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है, यह कथन सही है गलत है?
ये भाई जरूरी है। गणित में सीख आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, गलती कर रहे हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप जोड़ने में गलती कर रहे हैं, घटाने में, गुणा में, भाग में, इस संक्रियाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, ऑपरेशन गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इससे आपकी कमियों का पता लग जाता है कि आपने कमी क्या करी, आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर शिक्षक उस हिसाब से समझाएगा। तो त्रुटि जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तभी आप आगे समझ पाते हैं, कर पाते हैं। दिया है कि असत्य, देखिए असत्य तो होगा नहीं, पहली बात है भाई भूमिका निभाती है, कथन तो सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सत्य दिया है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। अरे भाई अब वो कितना नंबर पा रहा है, कितना नंबर नहीं पा रहा है, ये त्रुटियां इसके लिए थोड़ी होती है, इसके लिए बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि त्रुटियों से आप कमियों का पता लगा सकते हैं। असत्य क्योंकि लापरवाही की बात, देखिए तो विकल्प वैसे ही खराब है। अब लापरवाही, अब कोई इतना मेहनत करेगा, पढ़ लिख करके एग्जाम बैठ के एग्जाम में जान बुझ के लापरवाही थोड़े करेगा, है कि नहीं? लापरवाही करेगा थोड़े रखा, तब तो वैसे ही वो तो जिंदगी भर उसे त्रुटियां ही होती रह जाएंगे, ऐसे लापरवाह बन गया बच्चा, है ना? आप हाँ एकदम बच्चा लापरवाह नहीं है। अब देखिए सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है। बिल्कुल ये विकल्प देखिए एकदम सटीक है, सही है कि भाई क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, क्लियर है दोस्तों? अब इसी के संदर्भ में, इसी के क्रम में हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण और खूबसूरत सा सवाल आपके बीच में फिर से आ गया, स्थानीय मानों का अंतर। इसके कई बार देखिए पूछ रहा है सवाल, अभी स्थानीय मानों का अंतर, बड़ी से बड़ी संख्या का छोटी छोटी संख्या का अंतर, योगफल, ये सब पूछ रहा है, छोटा छोटा सवाल। अभी जो क्लास है वो एग्जाम जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये सब तो मुझे लगा कि सबको आता है, बहुत ही समझदार लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए दोस्तों, तो 7 का यहाँ स्थानीय मान क्या होगा? 700 बताए थे, दशमलव से जब बाईं ओर जाते हैं तो यहाँ पे गुणा होता है, उसका स्थान क्लियर होता है, यहाँ पे स्थान नहीं पॉइंट में आता है। तो इधर जब हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 7 का, तो ये दशमलव के बाद दूसरे नंबर पे है तो हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है? इधर रहता है तो गुणा, इधर रहता है तो भाग। अब कह रहा है कि स्थानीय मानों का अंतर है कि दोनों को घटा देना है, तो 700 में से दोस्तों इसको भाग देंगे तो ये 0.07 हो गया, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 699, और 0.7 घटाएंगे तो बच जाएगा 0.93, ठीक है? 700 में से घटा देंगे तो 699.9, यानी कि डी विकल्प इस सवाल का जवाब होगा, जो बेहद आसान है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब चलिए आते हैं हम लोग सवाल नंबर 109 पे। 109 है दोस्तों, यदि एक ऑपरेटर द्वारा इस चिन्ह को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए तो इसका मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बना है, जैसे 4 है, 4 के बाद से 3 है, तो इसमें किया गया है, इसमें किया ये है, 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 को लेकर के 3 डिजिट लगातार आगे बढ़ा। देखिए 4 है तो 4 लिख दिया, 4 5 6, तो 1 2 3, ये 3 क्रम को बता रहा है ना? नंबर ऑफ डिजिट बता रहा है, या कितनी संख्याएं आगे बढ़ रही है उसको बता रहा है, कितने टर्म आगे बढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ये टर्म को बता रहा है कि भाई 4 है तो 4 के आगे कंटिन्यू 3 नंबर, तो 4 के बाद देखिए 4 से लेकर के कंटिन्यू 3 नंबर, तो 3 नंबर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही 5 है तो 5 लिख दिया, इसके आगे देखिए 4 है तो 5 से लेकर के 4 नंबर आगे जाइए, 1 2 3 4 नंबर हो गया, 6 से 4 नंबर आगे बढ़िए, तो 6 से फिर क्रमवार नंबर भी बढ़ रहे हैं, देखिए कि लगातार संख्या जा रही है, तो 6 से लगातार 4 नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 नंबर लगातार हो गए। ऐसे n से 8 दिया हुआ है तो n को लेकर के 8 लगातार नंबर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। वही अगर पहला नंबर n है ना तो दूसरा वाला जस्ट उसके आगे, क्योंकि जब क्रमागत लिखते हैं तो एक एक के गैप पे होता है, तो पहला नंबर अगर n है तो दूसरा n+1, ऐसे ही n+2, ऐसे n+3, n+4, ठीक है दोस्तों, और n+5, n+4, n+5, n+6 और n+7। अब देखिए 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? ये है n और ऐसे बॉक्स क्रॉस बना के यानी कि n को लेकर के 8 नंबर आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया क्रमागत आगे। अब इन्हीं सबको जोड़ देना है, तो बस वही पूछा जा रहा है, तो जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे तो n कितनी बार है? 3 4 5 6 7 8, 8 बार n है, तो 8 n किसी विकल्प में है, पहले में भी है और डी में भी, और इसको जोड़ते हैं तो 7 और 13 5 18, 18 4 22, अब 22 22 और 6 कितना हो गया? 28, तो ये 8n+28, यानी कि विकल्प नंबर डी सही होगा। इसको आप चाहें तो समांतर श्रेणी से जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 7 तक है तो 7 × 8/2 7 × 28।
क्लियर है दोस्तों? तो डी विकल्प सही होगा, पैटर्न पे आधारित सवाल था बेहद की जैसे। अब इसी क्रम में अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए दिया कि 26 और 26 शतांक को क्या लिखा जाता है? शतांक मतलब सवा भाग, ठीक है? तो 26 हो गया। 26 शतांक यानी कि 26/100, ठीक? तो 26 और इसको लिख सकते हैं 0.26। अब देखिए कहां 0.26 26 सिर्फ इसमें देखिए 26 अगर हम प्लस इसको कर लेंगे तो 26 पॉइंट हो जाएगा 26। तो 26 और 26 शतांश हो गए। क्लियर है? कुछ है नहीं इसमें, बेहद ईजी सा है, सब लोग समझ पाए पहले? चलिए अब इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। दिया है कि किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? इसको हम स्टार्टिंग का जब हम डिस्कशन करवा रहे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, तो हम इसका डिटेल समझाए थे कैसे अंडर रूट में ABC होता है, इसको बहुत डिटेल में। तो जो लोग अगर नहीं देखे होंगे वो लोग पहला वीडियो देख लें। पहले वीडियो में जो पहला वीडियो डिस्कशन करवाए थे यूपी कैटेगरी, उसमें क्वेश्चन बताए, तो उसका डिस्कशन आप लोग कर लीजिए। वो वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कभी भी एक घनाभ के 3 संगत फलकों के बारे में बात करेगा कि 3 संगत फलक समथिंग समथिंग है, तो हमेशा उसका जो आयतन होगा वॉल्यूम वो अंडर रूट में ABC के बराबर है ना, ABC के बराबर। अगर XYZ होगा तो XYZ के बराबर। तो ये C विकल्प इसका सबसे सही उत्तर है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, वैसे याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं लोग अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि यदि प्रेक्षण इतना का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? अब देखिए माध्य मतलब क्या होता है? औसत। माध्य चाहे मीन कहे चाहे एवरेज कहे, बात है। मीन मतलब होता है औसत या मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको कहते हैं माध्य औसत। अब देखिए जो भी टर्म दिया है हम सबका योग करके और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं पदों की संख्या है उससे भाग देंगे तो क्या निकलेगा? माध्य। और वो माध्य 9 दे रखा है। तो सबसे पहले पदों को जोड़ते हैं, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 x प्लस 7 और प्लस x प्लस 10, ठीक है? पदों का योग कर दिया और बटे पदों की संख्या। तो कितने पद है? 1 2 3 4 5 पद है, 5 से भाग दे दिया तो क्या निकल जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत। तो औसत कितना दिया है? 9। क्लियर है? अब इस 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 बचे कितना होगा दोस्तों? 45। और सबको जोड़ लीजिए। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 बार x है तो 5x हो गया, प्लस 3 5 8 8 7 15 10 25 हो गया, यहाँ पे 25 कर लेंगे। क्लियर ना? अब 25 को हम इधर भेज देंगे तो 45 25 घंटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 और यहाँ पे बचेगा 5x। तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू यदि 4 आ गई, ये सिंपल सा सवाल है ये। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो सवाल में बोला गया है कि अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा? अंतिम 3 परीक्षणों का। तो पहले परीक्षण निकालिए। अगर x बराबर 4 है तो यहाँ 4 की कितना हो जाएगा? 7, यहाँ 4 5 9, यहाँ 7 4 11, यहाँ 4 10 14। अब कह रहा है कि अंतिम 3 परीक्षण का माध्य बताइए। तो तीनों पदों का योग करके आप इसे भाग देंगे तो इसका माध्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद जोड़िए तो 9 प्लस 11 प्लस 14 आप बटे 3, ठीक है? अंतिम 3 परीक्षण की बात कर रहा है तो तीनों का योग करके 3 से भाग दे दिया। अब 11 में 20 और 14 34, तो 34 बटा में 3 या लिख सकते हैं 11 या 33 यानी कि 11 से 1/3। तो 11 से 1/3 इस सवाल का सही होगा, या 11.33 भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं हो रही होगी, सब लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, और अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता। जैसे शब्दों पे आधारित अगर कोई सवाल आता है या कोई समीकरण पे आधारित सवाल आता है तो उसको पक्षांतर करने में उसको दिक्कत हो रही है, कब चिन्ह क्या होगा, कब प्लस है, कब माइनस है, कब क्या है, यानी कि समीकरण के सवालों को हल नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको समस्या हो रही है।
समझ नहीं पा रहा, ठीक है ना, स्थानांतर पक्षांतर नहीं कर पा रहा। तो कह रहा है कि उसके लिए सर्वोत्तम उपचार क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ निदान नहीं, उपचार, उसको कमी को ठीक करने का उपाय बताना है। तो दिया है कि अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। देखिए अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना बहुत ठीक है कि अन्य भाषाओं के, मतलब उसको अन्य भाषाओं उसी से संबंधित अलग अलग तरीके के शब्दों पे आधारित ढेर सारी समस्या देना, ये बहुत ज्यादा ठीक थोड़ा है। अब यह है कि छात्रों को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, मतलब उसी को आसान भाषा में इजी से इजी तरीके से समझा देना जो समस्या है। तो ये इससे क्या उसका वो ठीक हो जाएगा, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी, अब खुद सोच के देखिए। अब यह है कि विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। ये देखिए विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। और दिया है संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। देखिए अधिक प्रश्न देने जैसे जो भी विकल्प होते हैं कि आसान बना देना, अधिक प्रश्न देना, खूब अभ्यास कराना, अकेले बैठा पढ़ाना, ये सब विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे है शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझा देने से उसको ठीक नहीं हो पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो दिया है विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। अब उसमें जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, जो भी शाब्दिक समस्याएं हो रही है, उन सबको ठीक करना, अच्छे से समझा देना, ठीक है। देखिए ये सिर्फ दिया है शाब्दिक समस्या का अर्थ समझा देना। तो शाब्दिक समस्या का अर्थ समझाने से थोड़ी सवाल हल हो पाएगा, नहीं। तो समानता प्रत्यय को समझाना, सी विकल्प सबसे बेहतर लग रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सब लोग, किसी को कठिनाई तो नहीं हो रही है। जो भी समस्याएं होती हो उन सभी समस्याओं को आप तो सबसे पहले क्या करें, कमेंट करके बता दें, ताकि हम अगले विकल्प के साथ उसी हिसाब से अगले वीडियो में हम उसी हिसाब से आपके बीच सवालों को रखें और उसी हिसाब से बता पाए, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 114 नंबर पे, कि गणित अध्यापन की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी प्रश्नों को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। अच्छा, गणित अध्यापन की सामायिक समझ अध्यापकों के लिए, अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। यानी कि कौन सा समस्या है जो विद्यार्थियों के सारे शिक्षक जो है कहते हैं कि इसको करिए करिए करिए, ठीक है। अब केवल इसको छोड़कर, यानी कि क्या इसमें से नहीं करना है, उसको छोड़वाना है। तो पहला तो ये समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पना से पहले संकल्पना समझ से पहले कराना। समस्याओं के परिकलन का परिचय बिल्कुल है, जो भी समस्या है भाई, जो भी समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पहले उसकी उस समस्या का पहले ही बता दीजिए कि हाँ इस तरह की समस्या हो सकती है, या उस समस्या से परिचय करवाइए उसको, उसकी संकल्पना उसके माइंड में क्रिएट करवा दीजिए, ताकि बच्चा जो है उस समस्या को समस्या के आने से पहले उन चीजों को जानता रहेगा, तो उसकी क्या करेगा, तर्क लगाएगा। जो भी समस्या आएगी उसको अपने तर्क के माध्यम से उस समस्या का समाधान करेगा। तो ये विकल्प ठीक है, ये तो शिक्षक को बताना चाहिए। अब यह विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना चाहिए कि समस्याओं को हल करने का अनुमान और सत्यापन कर सके। अब देखिए इसमें शब्द जो निगेटिव आ गया, हल का अनुमान लगाना। अब बच्चे को सिखा देंगे कि हल का अनुमान लगाओ, तो सारा गलतियां करेगा हमेशा, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। और बदल देते हैं, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने का कौशल विकसित करना, रे भाई ये तो बिल्कुल जरूरी है, यही तो होना चाहिए। सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अब देखिए सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। देखिए अब ये इन दोनों विकल्पों में अब नेगेटिव चीजें हैं। अब इसमें से देखिए यहाँ पे दिया हुआ विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सके, यानी कि समस्याओं के हल का अनुमान लगाना, समस्याओं के हल का अनुमान लगाना कि मतलब किस तरीके से समस्या सॉल्व होगी, लेकिन इसके साथ ये जो जोड़ दिया है और सत्यापन कर सके, यानी कि अनुमान लगा के उसका सत्यापन भी कर सके। तो ये विकल्प अब देखिए राइट में जा रहा है ना, ये सही में जा रहा है। ये भी होना चाहिए कि उसको अवलोकित कर सके, कोई भी समस्या है उसका अवलोकन करके हमें किस तरह से सॉल्व करना है, समस्या का समाधान कैसे होगा, और फिर उसका सत्यापन भी करे। केवल अगर होता है कि अनुमान लगाना, तब तो ये भी गलत हो जाता है ना, तब ये नहीं। लेकिन दिया है और सत्यापन करे, ये भी ठीक है। अब ये दिया है सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, कि कोई भी सवाल दिया है उसके आसपास का हल ढूंढ लो, इसके लिए प्रोत्साहन देना। तो ये इसको छोड़कर के ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो डी विकल्प गलत है, यानी कि कह रहा है कि इसको छोड़कर, यानी कि ये विकल्प छोड़कर, ये सही है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे।
115 नंबर सवाल दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है गणित पढ़ाने के लिए। तो देखिए प्रदर्शन विधि नहीं हो सकती है, व्याख्यान विधि भी नहीं हो सकती है, समस्या समाधान विधि, ये सब होता है, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन जो होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर इन विधियों के, ये सारी जो विधियां हैं इसमें से जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ही होती है, लेकिन उनमें से दिया है कि कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए ये जो प्रदर्शन विधि है, चाहे व्याख्यान विधि, चाहे समस्या समाधान, सब प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए ही होता है। शिक्षक जो क्या करता है, बच्चों के सामने समस्या क्रिएट करता है, फिर उसका समाधान बच्चा ढूंढता है। तो इस प्रकार से समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि भी होता है। तो व्याख्यान विधि भी तो गणित के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता ही नहीं है, उससे बच्चा गणित सीख ही नहीं पाएगा। और प्रदर्शन विधि केवल प्रदर्शन कर देने से ही नहीं होता है किसी भी चीज को। तो सबसे बेहतरीन जो होगा वो गतिविधि आधारित अधिगम होगा, क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो विधि है, इससे बच्चा कोई भी चीज बहुत आसानी से सीख सकता है। अब देखिए जो भी समस्याएं आती है बच्चों के सामने, उसको गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। उसको कहीं कहीं लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी आसपास की वस्तु, विषय वस्तु है बच्चे के आसपास, उन सब के साथ रिलेट कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत आसानी से सीख सकता है चीजों को। तो सबसे बेहतरीन जो होगा वो गतिविधि आधारित अधिगम होगा। ये विधि, ये तरीका, ये सबसे बेहतरीन होगा। तो गतिविधि पे आधारित होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, और जो भी बच्चे के अंदर जो ज्ञान है वो अस्थायी हो, अस्थायी ना हो, और बच्चे के अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस हो किसी भी चीज को लेकर के। तो ये सब गतिविधि पर जब आधारित होगा तो सही। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये सही फर्स्ट विकल्प सबसे बेहतर है। ठीक, तो क्लियर हो गई ये। अब हम लोग इसी के क्रम में नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगला है आपका 116 नंबर कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने इसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितने चॉकलेट बचे हैं? ये चॉकलेटी सवाल ना, चॉकलेटी सवाल कई बार पूछ चुका है। अब ये भी देखिए चॉकलेटी सवाल पूछ रहा है। 3 दर्जन चॉकलेट है, 3 दर्जन का मतलब क्या, 36 चॉकलेट है। भारत में 36 चॉकलेट। कह रहा है कि 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। अब देखिए पड़ोसी को जो दे दिया, पड़ोसी को टोटल का 1/3 भाग, 36 चॉकलेट था, अब उसका 1/3 भाग यानी कि 12 चॉकलेट दे दिया पड़ोसी को। अच्छा, अब कह रहा है कि ये 6वां भाग रेहाना को। अब रेहाना को दिया है, रेहाना को दिया है 36 का 1/6 गुना, यानी कि 6 चॉकलेट उसको दिया है, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया है ना। बहन को दे दिया है 36 का 1/4, 1/4 दोस्तों हो जाएगा 9 चॉकलेट। तो 9 6 15 12 27, 27 चॉकलेट को दे चुका है। इन तीनों लोगों को कितना दे दिया, 27 चॉकलेट दे दिया, और उसके पास था कितना, 36, तो बचा कितना है, 9 चॉकलेट बचा है, यानी कि सवाल का जवाब ये विकल्प होगा 9 चॉकलेट। बेहद इजी सा सवाल है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए सब लोग? अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला खूबसूरत सा सवाल है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, 88। अब देखिए जो संख्या 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, वो संख्या 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित होती है उसको 8 और 11 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम 8 से भाग देके चेक कर लेते हैं। 8 का क्या रूल होता है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक। अब अंतिम 3 अंक 8 एकम 8, अंतिम 3 अंक में भाग देके चेक कर लेते हैं। तो 8 एकम 8, 1 0 10 होगा, 8 एकम 8 2 4 8 3 24। देखिए 3 डिजिट लास्ट पे कट जा रहा है, यानी कि 8 की छुट्टी। अब x के जगह पे कोई भी हो, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो कट ही जाएगा, तो 8 की छुट्टी। अब चेक कर लेते हैं 11 से, तो 6 है, x है, 2 है, 9 है, 0 है, 4 है। हमें चेक करना है कि संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। तो 11 का रूल क्या बताया था दोस्तों? 11 का रूल होता है किसी भी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके सम और विषम स्थान को ले लेना है, 6, 2 और 0 एक साथ लेना है, 6 + 2 + 0। ठीक है, विषम स्थान एक साइड ले लिया, माइनस कर देंगे सम स्थान के अंकों को, यानी कि x 9 और 4, x + 9 + 4, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 - 9 4 13, माइनस का हो जाएगा -x हो जाएगा। इस ब्रैकेट में 13 + x लिखेंगे तो ये माइनस दोनों को माइनस बना देगा। अब हटाएंगे
तो ये हो जाएगा 13 8 5 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब देखिए x के जगह पे ऐसा डिजिट रखना है कि 11 का मल्टीपल हो जाए या तो 0 हो जाए। तो 0 तो ये बनेगा नहीं, -5 है, माइनस कुछ भी यहाँ रखेंगे तो जुड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों का योगफल 11 लाते हैं। विकल्प देखिए पहला 5 है दोस्तों, अगर 5 रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। अब 6 रखेंगे यहाँ पे तो 6 5 11 हो जाएगा। देखिए माइनस है, -5 -11 जो 11 का मल्टीपल है, यानी कि x के जगह पे क्या चाहिए 6 चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, यहाँ तक सब लोग समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसी के क्रम में अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक विभाजन में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? तो इसका भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि बीच में इसको बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड बोलते हैं। इधर होता है आपका कोसेंट, भागफल होता है भागफल, और इधर होता है आपका भाजक, और यहाँ नीचे क्या रहता है शेष रहता है। बस बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। इसमें भागफल, ठीक है। शेषफल देखिए दे रखा है कि शेषफल 5 है, इसी के अनुसार इसको बना देना। कह रहा है कि भाग के विभाजन के योग में, एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का कितना गुना है 2 गुना है। शेषफल 5 है तो इसका 2 गुना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर शेषफल 5 है तो इसका 2 गुना 10 है, कि भाजक 10 होगा। और कह रहा है कि भागफल का 5 गुना है। अगर ये भागफल का 5 गुना होगा तो भागफल कितना रहा होगा 2 रहा होगा, तभी तो इसका 5 गुना किए होंगे तो 10 आया होगा, क्योंकि इसका 5 गुना बोला है तो ऑब्वियस है 2 रहा होगा। अगर ये 2 रहा होगा तो इसका 5 गुना 10 रहा होगा। क्लियर है? अगर ये 5 है तो इसका 2 गुना 10 हो गया। सवाल में बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल अगर 5 है तो इसका 2 गुना 10 हो गया। अगर ये भागफल का 5 गुना है तो भागफल 2 रहा होगा तो इसका 5 गुना, तभी तो 10 आया। तो यहाँ से आपको भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया। तो भाज्य बराबर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे और इस टाइप के सवाल हम पिछले कई वीडियो में करा चुके हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। अब भाजक कितना है दोस्तों 10, भागफल कितना है 2, अब प्लस शेषफल कितना हो गया 5। तो 10 गुना 20 5 25, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा सी। ठीक है, 25। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे सन्निकट मान है। नियरेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों, तो नियरेस्ट वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7.1 है और 385। देखिए जब दशमलव के बाद 2 डिजिट नीचे 2 डिजिट ऊपर है ना, यहाँ दोनों डिजिट दशमलव हटाइए, यहाँ दोनों डिजिट दशमलव हटाइए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 9। और एक काम करिए, अब इसको भाग देंगे तभी तो इसमें से पता चलेगा कि नियरेस्ट वैल्यू क्या है। सॉरी यहाँ से भी दशमलव हटा देना है ना, दशमलव ऊपर हटाए हैं तो दशमलव को नीचे से हटा देते हैं। तो यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो 909 हो जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं ना? यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के नीचे भी 2 अंक, दशमलव दशमलव भाग जाता है। ठीक है, दोनों ये दशमलव नहीं भागेगा, ये रहेगा है ना। तो अब देखिए इसको हाँ नीचे क्या क्या है, देखिए नीचे विकल्प के माध्यम से करते हैं, बहुत टेक्निकल सवाल है। अगर इसको पूरा सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो फिर बनेगा नहीं, ये एग्जाम में आता है आपका समय बर्बाद करने के लिए। तो आप कितने स्मार्ट तरीके से इस सवाल को बनाते हैं डिपेंड करता है आप पे, कि आप कितना माइंड का यूज करते हैं, कितना जल्दी बनाते हैं। तो थोड़ा एप्रॉक्स वैल्यू इसका निकाल करके करना है। अब देखिए नीचे यहाँ दोनों विकल्प में 10 दिया है, क्या यहाँ पे कभी भाग देंगे और 10 बनने की यहाँ पे कोई संभावना लग रही है, या 101 गुणे 9 लग रहा है, कभी ये 10 बनेगा नहीं बनेगा, तो नीचे तो 10 बनेगा नहीं। दो विकल्प को आप एलिमिनेट को प्रेम पूर्वक कर दीजिए कि नीचे 10 नहीं बनेगा। अच्छा अब मान लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ भी तो 9 है। अगर हम 101 गुणे 9 करें तो 9 आ जाएगा, तो 101 का पहाड़ पड़ी, 101 9 909, 101 3 कितना होगा 303 होगा। ठीक है दोस्तों, 101 या 330। अब बचेगा इसमें 83, 8 को 30 होएगा तो हम 101 8 बार में हम जा सकते हैं लगभग। ठीक है, लगभग हम 3.8 के आसपास भाग देंगे तो जा सकते हैं। अगर ये 3.8 के आसपास है
तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो 7.1 है ये लगभग 7 और जो 3.8 है ये लगभग 4 और नीचे 9। अगर नियरेस्ट में जाए तो 7 गुणे 4/9 के इर्द गिर्द वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 7.1 है तो ये नियरेस्ट है 7 के। ये 3.8 हो गया, 5 से ज्यादा हो गया 10 गुणों के बाद, ये 4 के अप्रॉक्स हो गया, तो 7 गुणे 4/9 के आसपास वैल्यू होगी। और ये वैल्यू आपको किसने दिया हुआ है, बी विकल्प में दिया हुआ है। तो ये बेहद इजी है। देखिए यहाँ 7 × 3 तो 7 तो 7 के नियरेस्ट है लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि 3.84 के पास चला गया। तो सिंपल है, यानी कि विकल्प नंबर आपका 20 है। तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व नहीं करना था, एकदम अनुमान लगा के बना देना था। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये। क्लियर दोस्तों, समझ गए सब लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट विकल्प पे, और अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका टाइम पे आधारित, समय सारणी पे आधारित। इसमें भी आधारित सवाल पूछता है कि ट्रेन को यहाँ जाना है, वहां जाना है, इतने बजे इतने बजे, 3 महीना साल, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें यह है कि रमेश ट्रेन से मैसूर से शिमोगा जा रहा है, वह 17:40 बजे 24 घंटे की घड़ी में मैसूर से निकलता है और 00:12 बजे 24 घंटे की घड़ी में शिमोगा पहुंच जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, देखिए घंटे से घंटे लिखा है, यानी कि ये पहुंच रहा है 00 बजे, यानी कि यहाँ पे 24:20 बजा होगा, 24:20। जब ये घंटे वाली सुई है ना तो 12 बजे क्या बज जाएगा, 24 और 13 14 15 11 बजे 23 बजता है, तो 12 बजे 24 बज जाएगा। तो ठीक है, 24:20 कर दीजिए इसको सीधे सीधे। अब 5:40 पर चला है, यानी कि 17:40 पर, तो बस घटा दीजिए, देखिए कितना टाइम लिया है। तो 20 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग देखिए ये मिनट में और ये घंटे में है, यहाँ से 1 घंटा उधर ट्रांसफर मारेंगे तो 60 मिनट चला जाएगा। तो दोस्तों जब इधर 60 मिनट जाएगा ना तो 60 मिनट और 20 मिनट जुड़ के कितना हो जाएगा, इधर 80 मिनट हो जाएगा, और यहाँ 24 की जगह क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि हमने 60 मिनट उधर ट्रांसफर मार दिया। तो 80 में से 40 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा मिनट में, 40 मिनट में हो जाएगा। अब 23 में से 17 घटा दीजिए तो 13 में 7 जाएगा 6, यानी कि 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटा 40 मिनट विकल्प क्या, सी, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। काम खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल ये तो इजी सा सवाल था। क्लियर है दोस्तों, आप चाहे तो इसको 12 घंटे में 5:40 और इसको 12:20, तो 12:20 में से 5:40 घटा देंगे तब भी आपका 6 घंटा 40 मिनट आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग 30 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक आप लोग पूरी तन्मयता से पढ़िए, रिवीजन मारते रहिए, अच्छे से जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जो लोग अभी सीटेट का एग्जाम जिनका हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अगले एग्जाम के लिए एकदम आप लोग जुड़ जाइए बढ़िया से। और जिनका एग्जाम अभी नहीं हो पाया है, ठीक है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हो पाया, जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग अपनी पूरी तैयारी में एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखें, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, बहुत आसान सा ही सवाल आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आप अपना रेगुलरिटी बनाए रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू किए रखिए, और अगले एग्जाम को भी लेकर के आप टारगेट बनाइए अभी से, पूरी तन्मयता के साथ एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से कि भाई हमारा तैयारी जब कंप्लीट रहेगा। देखिए वैसे भी भर्ती इतनी कम आ रही है जिसके लिए धरना हो रहा है, तो जैसे ही भर्ती कम होगी आपका फाइट भी बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए आपको पूरा भरपूर मेहनत करना है। तो ठीक है, मेहनत करिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, हम सभी आपके साथ हैं, हमेशा अपडेट होते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।